अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहली खबर जो है वो अमेरिका से है और अमेरिका में जो कांग्रेशनल मीटिंग होनी थी जिसके बारे में मैंने आपको गुज़िश्ता महीने बताया था। मैंने आपसे कहा था कि 2 इवेंट होने जा रहे हैं और वो इवेंट होंगे नए साल की छुट्टियों के बाद। तो एक आपने देखा 15 तारीख को बरतानिया में हुआ, जहाँ पे एक MPs की मीटिंग हुई और बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस को बताया गया कि पाकिस्तान में किस तरह कत्लेआम हुआ डी चौक में 26 नवंबर 2024 को, और उसके बाद कुछ मुतालबात किए गए। वहाँ पे अभी फॉलोअप चल रहा है और बरतानिया में लेटर्स भिजवाए जा रहे हैं तमाम MPs को, और आने वाले दिनों में ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ उस मसले को मजीद उठाएंगे। अब जो अमेरिका के अंदर कांग्रेशनल मीटिंग है, इसको रोकने की पूरी कोशिश की गई। मोहसिन नकवी भी अमेरिका में मौजूद है। इनके ऊपर बहुत दबाव था। एक तो उनके ऊपर दबाव है कि वो किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस तक रसाई हासिल करें। खसूसन मार्को रूबियो से मिलने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ने अपनी तैनाती के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के, जापान के और इंडिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात की है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये जो 4 मुल्क हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका, ये चारों क्वाड का हिस्सा भी है। तो मार्को रूबियो की ये मुलाकातें एक ख़ास तरफ इशारा भी दे रही हैं, क्योंकि क्वाड जो एक पूरा निज़ाम बनाया गया है, ये समंदर की हिफाजत के लिए बनाया गया है और ये एक समुद्री फोर्स है जो चाइना को रोकती है साउथ चाइना सी के अंदर एक्टिविटीज़ करने से। वहाँ पे उनके साथ कन्फ्लिक्ट में जाते हैं। बाद में कभी तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन मोहसिन नकवी को मौका नहीं मिला अभी तक मुलाकात करने का या बातचीत करने का। पहले हम आपको बताते हैं कि मोहसिन नकवी ने वहाँ क्या हासिल किया, फिर आपको बताते हैं दूसरे हिस्से में कि जो कांग्रेशनल मीटिंग हुई है, ब्रीफिंग हुई है अमेरिका में, उसके क्या नताइज आएंगे और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मामलात को किस तरफ लेकर जा रहे हैं और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत उनको रोकने के लिए क्या कुछ कर रही है और क्या कर सकती है। ये मोहसिन नकवी की नाकामी का यहाँ से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हुसैन हक्कानी, जो नॉर्मली इस वक्त इस हुकूमत के बहुत करीबी है और हुकूमत की तारीफें करते हैं, इमरान खान साहब के सख्त तरीन नाकिद हैं, हुसैन हक्कानी साहब भी मजबूर हो गए ये कहने पे कि कोई ज़रूरत नहीं थी, ये गैर ज़रूरी है जो मोहसिन नकवी ने किया है। उनका ट्वीट क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हुसैन हक्कानी का कहना है कि वज़ीर दाखिला को अमेरिका जाने और ये तासुर देने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो वज़ीर ख़ारजा का काम भी कर सकते हैं। वैसे भी अब तक उनकी मुलाकात किसी ऐसे फ़र्द से नहीं हुई जो अमेरिका के ख़ारजा ताल्लुकात का जिम्मेदार हो और पाकिस्तान के काम आ सके। तो ये हुसैन हक्कानी का स्टेटमेंट है। इसके अलावा एक स्टेटमेंट जो है वो ज़ुल्म खलीलज़ाद का भी है। ज़ुल्म खलीलज़ाद समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को बहुत नाकामी हुई है, पाकिस्तान को इमरान खान साहब को आज़ाद रखना चाहिए था, और इस बारे में ज़ुल्म खलीलज़ाद ने बड़ा क्लियर एक स्टेटमेंट दिया कि अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो वो ज़रूर मेहमान खुसूसी बनकर जाते हैं, मेहमान बनकर जाते हैं इस तकरीब हलफ बर्दारी में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान साहब की बहुत तारीफ करते हैं। ज़ुल्म खलीलज़ाद ने कहा कि भारत के वजीर जयशंकर ने सदर ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। वो तो पहली लाइन में सामने ही बैठे हुए थे। अगर इमरान खान जेल में ना होते तो मेरा मानना है कि वो इस नहायत अहम तकरीब में मेहमान खुसूसी होते। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नुकसान है। इमरान खान को रिहा करें और पाकिस्तान को तबाही से बचाएं। अब मामला यह है कि इस वक्त पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने पूरी कोशिश की है कि 22 तारीख को जो कांग्रेशनल मीटिंग हो रही थी उसको किसी तरह रोका जाए या उसको नाकाम किया जाए। जब ये मीटिंग स्टार्ट हुई तो वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पहुँच गए, कुछ जर्नलिस्ट हैं वो पहुँच गए, कुछ गैर मुल्की जर्नलिस्ट हैं वो पहुँच गए, कुछ बैन अवी तंजीमें हैं जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है, वो लोग वहाँ पे पहुँच गए, और सेनेटर्स भी वहाँ पे पहुँचे। सेनेटर्स ने वहाँ पे इससे खिताब भी किया मीटिंग से और उनके सामने तमाम तफसीलात रखी गई। ये वो तफसीलात हैं कि जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक, और खसूसन बताया गया कि 26 नवंबर को जो इस्लामाबाद डी चौक में कत्लेआम हुआ वहाँ पे क्या हुआ है। एक तो मुईद पीरज़ादा साहब ने बात की है, वजाहत साहब ने बात की है, और वहाँ पे डॉक्टर शहबाज गिल भी मौजूद थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद थी, ख़वातीन भी वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन 2 आउटसाइडर्स वहाँ पे आ गए जिनको वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं जानते थे, और उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बंदे यहाँ पे भिजवाए गए हैं ताकि इस प्रोग्राम को ख़राब किया जाए। अच्छा, अब मैंने जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये बंदे 2 तरह के उनके मौक़िफ़ है। कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि ये बंदे जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उन्होंने प्रोग्राम को ख़राब करवाने के लिए भिजवाए थे, और कुछ लोगों का कहना है कि ये बंदे नून लीग ने भिजवाए थे। अब बंदे जिसने भी भिजवाए थे पुलिस ने उठा के उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया। यानी जब निशानदेही की गई कि ये बंदे आउटसाइडर हैं, इनका इस प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इस प्रोग्राम को ख़राब करना चाहते हैं, तो उन लोगों ने वहाँ रोला कप भी डाला। लेकिन उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने उन बंदों को उठाया और सार्जेंट आर्म जो है उन्होंने उठा के उन बंदों को बाहर निकाल दिया। अब वज़ीर दाखिला वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद ये प्रोग्राम हो जाना और ये एक कामयाब प्रोग्राम हो जाना, ये अब एक मसला बन जाएगा मौजूदा हुकूमत के लिए। देखिए, ये चीज़ें 1 या 2 दिन में होनी नहीं है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जानते हैं और पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट भी जानते हैं। वजह यह है कि अगर हुकूमत ने जोर लगाना है या एस्टेब्लिशमेंट ने जोर लगाना है तो उनको भी महीने लग जाएंगे अपनी चीज़ें सीधी करने में, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने यह काम करना है तो उनको भी आहिस्ता आहिस्ता इस काम में आगे बढ़ना पड़ेगा। और ग्रेजुअली देखिए उन्होंने क्या कुछ अचीव किया। अगर आप सबसे पहले ये देखें कि अब तक सबसे पहले एक डोनाल्ड की हियरिंग हुई थी, उसके बाद अमेरिका में करारदाद आई थी, फिर जो कांग्रेसमैन है उनके लेटर साइन करवाए गए थे, उनसे बहुत सारे 60 से ज़्यादा कांग्रेसमैन ने लेटर साइन किया था।
फिर उसके बाद जो है वो अब एक और कांग्रेशनल मीटिंग हुई है, हियरिंग हुई है, और इसके बाद एक और दो चीजें होने जा रही हैं। 12 फरवरी को जो ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी है उसके जो कांग्रेसमैन है उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग मिलेंगे, और ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक तंजीम है वो भी उनसे मिलने जा रही है। पाकिस्तान के हालात से मुतालिक वहां पे भी ब्रीफिंग दी जाएगी और उनको बताया जाएगा। जबकि मेरी इत्तला के मुताबिक जैसा कि पहले दस्तखत करवाए गए थे कांग्रेसमैन की और खत भिजवाया गया था अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, तो अब एक और खत लिखा जाएगा जो स्टेट डिपार्टमेंट को भिजवाया जाएगा और उस खत के ऊपर दोबारा से कांग्रेसमैन के दस्तखत करवाए जाएंगे। इससे पहले नाजरीन जो एक करारदाद पास करवा ली थी पाकिस्तानियों ने अमेरिका से, उस करारदाद के अंदर जो वोटिंग की सिचुएशन थी वो ऐसे थी कि 431 टोटल वोट थे जिनमें से 56 गैर हाजिर थे, 7 लोगों ने मुखालफत की थी, जबकि 368 लोगों ने साथ दिया था ओवरसीज पाकिस्तानियों का। यानी 368 कांग्रेसमैन ने साथ दिया था ओवरसीज पाकिस्तानियों का। 431 में से 368 वोट उनके हक में आए थे, 7 वोट उनके खिलाफ आए थे। इसमें डेमोक्रेट्स के 181 वोट थे और रिपब्लिकन्स के जो है वो वोट थे 187, और जो खिलाफ वोट आए थे वो 7 के 7 रिपब्लिकन्स के थे। अब इस वक्त जो है वो रिपब्लिकन्स की हुकूमत बन गई है और ओवरसीज पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास की जाए अमेरिका की सेनेट में, और वो जो पास करवाना चाह रहे हैं बाइंडिंग रेजोल्यूशन, इसमें ये पाबंदियां लगवाना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जो कांग्रेशनल मीटिंग हुई है इसके अंदर मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो अहम तरीन लोग हैं, जो फैसला साज है, जैसा कि एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के अंदर आम लोगों पर लोग बैठे हुए आम होतों पर, वहां आर्मी चीफ का नाम लिया गया, वजीर दाखिला, दीगर लोगों का नाम लिया गया कि इन लोगों के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगा दी जाए। और ये मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान पे किसी किस्म की पाबंदी ना लगाई जाए, उन लोगों पर इनफरादी तौर पर पाबंदियां लगाई जाए जो लोग पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में और इलेक्शन में धांधली में और जो कुछ भी हो रहा है, जबरी गुमशुदगियां हो या डी चौक का कत्लेआम हो, जो लोग भी इन चीजों में मुलव्विस हैं उन लोगों के ऊपर इनफरादी तौर पे ये पाबंदियां लगाई जाए। मोहसिन नकवी ने पूरी कोशिश की है जनाब, लेकिन अब बड़ा जो इशू होगा आने वाले दिनों में मौजूदा हुकूमत के लिए या एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो ये होगा कि किसी तरह भी कुछ भी करके जो एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन लाना चाहती है वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानियों की कम्युनिटी अमेरिका की कांग्रेस में, उसको रोका जाए। क्योंकि अगर उसको ना रोक सके तो फिर बाइंडिंग रेजोल्यूशन के बाद इसका मतलब यह है कि अमेरिकी हुकूमत मजबूर हो जाएगी वो तमाम इकदाम करने के लिए जो उस रेजोल्यूशन में पास किए जाएंगे। अब इसके लिए क्या करना होगा, वहां बहुत बड़ी लॉबिंग करनी पड़ेगी। मेरी इत्तला के मुताबिक जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो वहां बहुत ज्यादा पैसा खर्च रही है, जीरो से बेशक उन्होंने शुरू किया है, लेकिन मोहसिन नकवी को वहां भेजा गया है। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके सबसे काबिल भरोसा आदमी है और मोहसिन नकवी पे सबसे ज्यादा एतबार किया जाता है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में, सबसे काबिल जिक्र और सबसे आजमूदा मोहरा है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का। मोहसिन नकवी को भेजा गया, बहुत खर्चा किया जा रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो मान नहीं रहे। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जुल्म और ज्यादती बंद की जाए, बस सूरत दीगर वो अपना काम जारी रखेंगे। अब देखिए फर्क क्या है, फर्क ये है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो काम करेगी वो अपनी एम्बेसी से करवाएगी, और एम्बेसी के काम करने के घंटे होते हैं, वो जितनी तनख्वाह लेते हैं उतना ही काम करते हैं और उनके लिए वो एक ड्यूटी की तरह है। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी ये सारा कुछ कर रहे हैं जेब से पैसे खर्च करके, और वो एक पैशन के साथ कर रहे हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट खुद जाके अमेरिका में बैठ जाए या वजीर दाखिला को हमेशा के लिए अमेरिका में बिठाया जाए, उन्हें वापस भी आना है। तो वहां पे जो एफर्ट की जाती है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की एफर्ट उनसे ज्यादा होती है। दूसरा, ओवरसीज पाकिस्तानी पूरे अमेरिका में फैले हुए हैं, तो मुख्तलिफ इलाकों के जो सेनेटर्स हैं, मुख्तलिफ इलाकों के जो कांग्रेसमैन हैं, उन सबसे वो लोग राब्ते में रहते हैं, और जब वो राब्ते में रहते हैं तो वो ये चीजें भी उनको बताते रहते हैं, ये रिपोर्टें भी उनके साथ शेयर करते रहते हैं। जैसा कि अब एक रिपोर्टिंग शुरू होने जा रही है, एक नया लेटर लिखा जाएगा जिसके ऊपर सिग्नेचर करवाए जाएंगे बहुत सारे कांग्रेसमैन के, और सिग्नेचर करवाने के बाद वो लेटर भेजा जाएगा अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट को, और बाद में वहां से क्वेश्चन किया जाएगा, और वहां से जब पता चलेगा कि उनकी राय क्या है तो ये चीजें आगे बढ़ेगी। ये चीजें अगले चंद हफ्तों में हो सकती हैं, अगले 2-3-4 महीनों में हो सकती हैं, लेकिन ये अब आगे की तरफ बढ़ेगी। और पाकिस्तान की जो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट है उनको ये सोचना है कि रफ्ता रफ्ता अगर अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हो जाते हैं तो ये एक इशू बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का अपनी मईशत के हवाले से और बहुत सारे मामलों के हवाले से अमेरिका के ऊपर बहुत इन्हिसार है। चाइना से भी आप दुश्मनी नहीं कर सकते। ये एक तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान अमेरिका को ये ऑफर कर देगा कि हम चाइना से पीछे हट जाते हैं तो आप हमारी मदद करें इमरान खान से बचने में, और इमरान खान के मामले में हमारे ऊपर या इंसानी हकूक के मामले में हमारे ऊपर कोई दबाव ना डाला जाए। लेकिन देखिए, चाइना के स्टेट में आपने अरबों डॉलर देने हैं, 65 अरब डॉलर तो आपने 2022 तक के देने हैं। उसके बाद आप दोबारा उनसे पैसे मांगते हैं। 6 अरब डॉलर आपने उनसे लेकर अपने खजाने के अंदर रखे हुए हैं, रिजर्व के अंदर, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे आपने चाइना के पैसे देने। लगभग अगर आप प्लस माइनस करें तो आपको तकरीबन 80 अरब डॉलर के करीब शायद आपको चाइना का वापस करना है। मैं लमसम बता रहा हूं, मुझे कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन इतना पैसा बन जाता है। चंद लोगों ने मुझे यहां तक बताया कि शायद इससे भी ज्यादा है। तो जब इतना सारा पैसा आपने एक मुल्क का वापस करना हो तो आप ये नहीं कर सकते कि आप दूसरे मुल्क को कहीं एक सुपर पावर को नाराज कर दें दूसरी सुपर पावर को मनाने के लिए, और जिसको आप नाराज करें वो बिल्कुल ही आपकी दीवार के साथ उनकी दीवार लगती हो, तो ये भी मुमकिन नहीं है। तो पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट
सिर्फ इमरान खान की दुश्मनी में अपने आप को एक ऐसी अजीबोगरीब सिचुएशन में डाल चुकी है जिससे निकलना उनके लिए भी बहुत जरूरी है और पाकिस्तान के लिए भी बहुत जरूरी है। अभी सीआईए ने एक ब्रीफिंग देनी है डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के हवाले से या डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया को, और ये वाकई में एक इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग होगी जिसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ पाकिस्तान के बारे में आ सकता है। हो सकता है कि वो इमरान खान साहब की फेवर में हो सकता है कि वो इमरान खान साहब की उतनी फेवर में ना हो जितना उम्मीद कर रहे हैं बहुत सारे लोग। लेकिन एक बात तो पक्की है कि पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को वो माहौल नहीं मिलेगा जो माहौल उन्हें जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान मिला था या उनके दौर में मिला था। वजह यह है कि जो बाइडन क्योंकि इसको इनिशिएट करने वाले थे, उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन की मंजूरी दी थी और कहा था ठीक है भड़का दो, तो उन्होंने फिर बहुत ज्यादा साथ दिया। पाकिस्तान के बहुत हालात खराब हुए, बहुत सारी चीजें गलत हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी। तो वैसी सपोर्ट और सहूलतकारी तो अमेरिका से अब मिलने वाली नहीं है। तो नाज़रीन, आने वाले दिनों में भी अमेरिका से बड़ी खबरें आएंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन अभी इमरान खान साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट आपको जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि याह्या खान पार्ट 2 के इक़्तिदार को तूल देने और 9 मई के वाकयात को छुपाने के लिए कादी फायद ईसा ने 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और 8 फरवरी इंतखाबी धांधली से मुताल्लिक हमारी पटिशन नहीं सुनी। तहरीक इंसाफ के साथ तारीख की बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की गई। जिले शाह से लेकर समी वजीर तक हमारे साथ जुल्म और जबर की एक तवील दास्तान है। हमें मुल्क भर में किसी भी अदालत से इंसाफ नहीं मिल सका, अदालतें मफलूज हैं। आज भी इनको यही खौफ है कि कोई जज मेरिट पर हमारी इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों की दरखास्तें ना सुन ले और कहीं हमें इंसाफ ना मिल जाए। ये जो भी कर लें, खुदाई कानून है कि जुल्म और जबर का दौर ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। मैं सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का इंतहाई मशकूर हूं कि उन्होंने मेरी अपील पर 7200 के करीब गरीब और मुस्तहिक पाकिस्तानियों को सऊदी अरब की जेलों से रिहा किया। मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि अपने ओहदे और असर रसूख से आम पाकिस्तानियों की जिंदगी संवारने का इकदाम कर सकूं। मेरा सियासत में आने का मकसद भी यही था और मैं जब तक जिंदा हूं मैं ये करता रहूंगा और इसी के लिए जद्दोजहद जारी रखूंगा। मुझे या बुशरा बीबी को अलकादर ट्रस्ट से कोई माली फायदा नहीं है। अच्छा, वैसे मैं आपको ये बताऊं कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने इमरान खान साहब से पूछा था कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो इमरान खान साहब ने कहा था जी हमारे कैदी हैं और वो बंद है, गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, छोटे छोटे जराइम के अंदर बंद हो जाते हैं, कि बड़े जराइम उनमें बंद हो जाते हैं, कुछ लोग वहाँ के कवानीन से लाइलम होते हैं, इस वजह से बंद हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग आपकी जेलों में कैद हैं सऊदी अरब में, उनको रिहा कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और उसके बाद जो है मोहम्मद बिन सलमान ने वादा किया था, तो अब 7200 लोग जो है उनकी रिहाई हुई है। उसके ऊपर इमरान खान साहब ने मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे या बुशरा बीबी को अलकादर ट्रस्ट से कोई माली फायदा नहीं है। मलिक रियाद इस बात की गवाही देंगे कि मैं वाहिद वज़ीर आज़म था जिसने उनसे अपने जाती या माली फायदे के लिए कोई चीज तलब नहीं की। जरदारी की तरह बिलावल हाउस नहीं बनवाया और नई शरीफ खानदान की तरह वन हाइट पार्क दुगनी कीमत पर बेचा है। मेरे लिए पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल अहम था और इसी के लिए अलकादर यूनिवर्सिटी कायम की। उन्होंने मुझे तकलीफ देने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। बुशरा बीबी के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से चलाई जाने वाली सोशल मीडिया कैंपेन की सख्ती से मजम्मत करता हूं। अपोजिशन पिछले 6 साल से बुशरा बीबी पर कीचड़ उछाल रही है ताकि किसी तरह से मेरी किरदार कशी की जा सके। जो हमारे खैर ख्वाह होते हुए उनके प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनते हैं वो हमारे खैर ख्वाह नहीं है बल्कि दुश्मन के मिशन की तकमील कर रहे हैं। ये जी इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है। अब इसमें मलिक रियाज साहब का जिक्र आया तो मैं आपको एक दो चीजें और बता देता हूं इस केस के हवाले से। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, और ये मैं पक्की खबर आपको दे रहा हूं, ये बाकायदा डिस्कशन हुई है कि क्या मलिक रियाज वाकई कोई बम फोड़ देगा या मलिक रियाज सारा डाटा लीक कर देगा या मलिक रियाज बताएगा कि जनाब फलां बंदे को मैंने इतने पैसे दिए थे, फलां ऑफिसर मेरे पास आया वो मेरे से ये ले गया, फलां ने मेरे से गाड़ी ली, फलां ने मेरे से प्लॉट लिया, फलां ने मेरे से बैरून मुल्क ये लिया, फलां ने मेरे से इतना पैसा लिया, फलां ने इतनी रिश्वत लेके ये वाला काम किया, फलां ने मेरे से फलां चीज मंगवाई बैरून मुल्क से, फलां ने ये चीज की, फलां इदारा मेरे पास आया उन्होंने ये कहा। तो ये सारी चीजें क्या मलिक रियाज बताएगा? तो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बाकायदा इसके ऊपर जो डिस्कशन है उसका नतीजा ये निकला है कि उन्हें पूरा यकीन है कि मलिक रियाज कोई धमाका नहीं करेंगे, मलिक रियाज कोई चीज नहीं बताएंगे। वो कारोबारी आदमी है और वो एक हद से ज्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगा। मलिक रियाज अपना कारोबार करना चाहते हैं, वैसे भी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है मलिक रियाज। वो अगर पाकिस्तान में है तो सोने के अंडे देती रहेगी और तमाम पाकिस्तानी जो अशराफिया है वो उससे मुस्तफीद होती रहेगी। लेकिन जब ये मुर्गी किसी और मुल्क में जाके अंडे देगी तो फिर पाकिस्तानी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट यही सोचेगी ना कि फिर इस मुर्गी को ज़िबा कर दिया जाए। उसकी वजह यह है कि ना सिर्फ मलिक रियाज दुबई गए हैं बल्कि बहुत सारे जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं इनके पास एक बहुत बड़ा डाटा भी है ना, जिसमें इनको पता है कि कौन आदमी क्या चीज खरीदने में किस वक्त दिलचस्पी रखता है और किसकी क्या माली हैसियत है। तो ये उसके मुताबिक सबको पैकेज प्लान देते हैं। ये बड़ा साइंस है। तो मलिक रियाज के पास सारा डाटा भी है, हर चीज का पता है। तो पाकिस्तान में जो रियल स्टेट का कारोबार करने वाले इदारे या लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो गई है। वो ये सोच रहे हैं कि मलिक रियाज ओवरसीज पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट बाहर ले जाएगा, यहां पे कुछ आएगा नहीं, तो इसका भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है उनके ऊपर। लिहाजा मलिक रियाज जिसके खिलाफ मीडिया एक लफ्ज नहीं बोलता था, मीडिया पे बीप लग जाती थी, मलिक रियाज का नाम आता था, मीडिया की कभी जरूरत नहीं होती थी कि मलिक रियाज के खिलाफ कोई सोसाइटी का नाम भी नहीं ले सकते थे। ये हालात होते थे और आज उसी मलिक रियाज के खिलाफ बाकायदा वीडियोस बना के चलाई जा रही है, सोशल मीडिया पे डाली जा रही है और पीटीवी के ऊपर चलाई जा रही है। बाकी मीडिया को अलाउ कर दिया गया कि तुम दो मलिक रियाज नू, सारे रल के पै गए।
क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि मलिक रियाज कोई धमाका नहीं करेगा। अब मलिक रियाज ने 2-3 दफा धमकी लगाई है कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा, तो एक आधा धमाका तो मलिक रियाज को करना पड़ेगा अगर उन्हें यह साबित करना है कि वो इफेक्टिव हैं और उनके कुछ कहने से चीजें बदल सकती हैं, फर्क पड़ता है। बहरहाल इमरान खान वाले मामले में मैंने मलिक रियाज के कुछ करीबी लोगों से रब्ता करके पूछा कि बताओ भाई, तो उन्होंने कहा जी मलिक रियाज ने हमें बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि ये काम मैंने सदका जारिया के लिए किया था और इसके ऊपर मैंने कोई गवाही नहीं देनी। दूसरा, मलिक रियाज का यह मानना है कि इमरान खान के खिलाफ, देखिए हो क्या रहा है, अब मसला क्या है इसको जरा समझे। जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जाके बता दिया है, हुकूमत को भी बता दिया, एस्टेब्लिशमेंट को भी बता दिया कि जनाब कुछ ना कुछ करके जेल के अंदर तो फैसला इमरान खान के खिलाफ दे दिया गया है, लेकिन जब यह मामला ओपन कोर्ट में आएगा, हाई कोर्ट में या आगे किसी और कोर्ट में चला गया या अपील में चला गया, तो यह दोबारा करना मुमकिन नहीं होगा। यानी जेल के अंदर बंद माहौल के अंदर सजा दे दी, पहले भी देते रहे हैं, 2 नंबर किस्म की, बाहर आके वो खत्म हो जाती थी। तो यह बताया गया कि अगर इमरान खान को इसके अंदर पक्का फिक्स करना है तो हर हाल में मलिक रियाज की गवाही चाहिए होगी। मलिक रियाज आकर बताया कि जनाब मैंने रिश्वत दी है, तो फिर ये दोनों मियां बीवी फंसते हैं, वरना ये दोनों मियां बीवी नहीं फंसते। अब अगर मलिक रियाज की गवाही आ जाती है ना, तो इमरान खान के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत वो दबाव डाल सकती है जो उन्हें चाहिए। और मलिक रियाज कह रहे हैं मैं कोई भी कुर्बानी दूंगा, मैं गवाही नहीं दूंगा। अब मामला आगे जनाब यहां पे फंस गया है। मलिक रियाज ने अगर गवाही, तो मेरे ख्याल में मलिक रियाज को सारा भांडा फोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान की खिदमत हो जाएगी, बताएं किस किस ने क्या किया और कैसे कैसे किया और कौन कौन किस किस मामले में कैसे कैसे इन्वॉल्व था। लेकिन अभी तक तो मलिक रियाज ने बताया नहीं है, तो उम्मीद करते हैं जो आज नहीं बताया वो कल बताएंगे। लेट्स सी होता क्या है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।